नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका का विशाल रहस्यमयी अमेज़न वर्षावन। हमने कुछ स्रोतों को देखा है, खासतौर पर एक लेख है अमेज़न का वर्षावन, रहस्य और संकट की कहानी। उसके कुछ अंशों पर हम ध्यान देंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस अनोखी जगह के जो सबसे अहम पहलू हैं, उन्हें समझें, जैसे इसकी खूबसूरती, इसका जीवन, इसके राज और हाँ, जो खतरे हैं उन पर भी बात करेंगे। अक्सर सुनने में आता है और ये बात काफी मशहूर भी है कि अमेज़न पृथ्वी के फेफड़े हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन माना जाता है कि यहीं से आती है। तो क्या यहीं से शुरू करें? ये फेफड़े वाली बात कितनी सही है? हाँ, ये पृथ्वी के फेफड़े वाली जो उपमा है, ये काफी शक्तिशाली है और अमेज़न के महत्व को दिखाती भी है। जानकारी तो यही कहती है कि ये विशाल जंगल, वो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जी। उसके जरिए बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। ये ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक स्रोत इस पर थोड़ी और बारीकी से देखते हैं। वो ये बताते हैं कि जंगल जितनी ऑक्सीजन बनाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा वहीं के जीव जंतु और जो डीकम्पोजिशन होता है ना, अच्छा। हाँ, वो प्रक्रियाएं इस्तेमाल भी कर लेती हैं। तो जो नेट ऑक्सीजन उत्पादन है वो शायद उतना ना हो जितना पहले सोचते थे, लेकिन कार्बन सोखने में और क्लाइमेट को स्थिर रखने में इसका योगदान वो तो बहुत ही बड़ा है, उसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ ऑक्सीजन फैक्ट्री नहीं, एक बहुत बड़ा क्लाइमेट रेगुलेटर है एक तरह से। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ ऑक्सीजन बनाने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हम्म। ये समझना जरूरी था। और इसका फैलाव, वो भी तो कमाल का है। हम्म। जानकारी कहती है कि ये जंगल किसी एक देश में नहीं बल्कि 9 देशों तक फैला हुआ है। हाँ, 9 देश, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना भी अरे वाह, ये तो सच में किसी हरे भरे महाद्वीप जैसा लगता है। है। इससे तरह तरह के इकोसिस्टम बनते हैं वहाँ। और इन इकोसिस्टम की जो नींव है, वो है यहाँ की अविश्वसनीय वनस्पति। एक आंकड़ा पढ़ के तो मैं सच में चौंक गया। स्रोतों के मुताबिक यहाँ करीब करीब 390 अरब पेड़ हो सकते हैं। हाँ, 390 अरब। और पौधों की प्रजातियां 16,000 से ज्यादा। ये नंबर तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये जो डाइवर्सिटी है वो कमाल की है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे कैनोपी बनाने वाले विशाल पेड़ मिलेंगे, तो वहीं ऑर्किड और ब्रोमेलियड जैसे एपिफाइट्स भी, जो दूसरे पेड़ों पर उगते हैं। अच्छा, वो जो लटकते रहते हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और अनगिनत तरह की लताएं हैं, झाड़ियां हैं। इनमें से कई पौधों में तो औषधीय गुण भी हैं, जिनका इस्तेमाल वहाँ के स्थानीय समुदाय सदियों से करते आ रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी भी सीख ही रहा है। जैसा कि एक स्रोत कहता है, ये एक जीवित प्रयोगशाला है। जीवित प्रयोगशाला, वाह, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। और इस प्रयोगशाला को जो जीवन देती है वो है अमेज़न नदी। स्रोतों में इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी बताया गया है, पर कुछ लोग कहते हैं कि पानी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ी है। जंगल के बीचों बीच बहती है, एक जीवन रेखा की तरह। आप सही कह रहे हैं। लंबारी में शायद नील नदी थोड़ी आगे हो, लेकिन पानी का जो बहाव है, जो आयतन है, उसमें अमेज़न का कोई मुकाबला नहीं। ये दुनिया की सभी नदियों के कुल ताजे पानी का लगभग 20% अकेले अटलांटिक महासागर में ले जाती है। 20%? अकेले अमेज़न? हाँ, अकेले अमेज़न। और इसकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं, जो मिलकर एक बहुत बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ये सिर्फ आने जाने का रास्ता या पानी का स्रोत नहीं है। ये पोषक तत्वों को फैलाती है, बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती है और अनगिनत जलीय जीवों को घर देती है। ये पूरे अमेज़न बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी वो जो पूरा जटिल जाल है ना, जिसमें सभी पौधे, जीव जंतु, उनका पर्यावरण सब एक दूसरे पर निर्भर है, उसकी जीवन धारा है असल में। और इसी जीवन धारा के आसपास पनपती है वो हैरत अंगेज जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसका जिक्र स्रोत बार बार करते हैं। इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु के शायद पूरी लिस्ट बनाना भी नामुमकिन हो। ये सचमुच एक हॉटस्पॉट है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ धरती की जो ज्ञात प्रजातियां हैं, उनका लगभग 10% हिस्सा पाया जाता है। 10%?
पूरी धरती का। हाँ, पूरी धरती का। इसमें स्तनधारी जानवर, मैमल्स 400 से ज्यादा तरह के हैं, पक्षी 1300 से ज्यादा, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस मतलब सरीसृप और उभयचर मिलाकर 800 से ज्यादा, और मछलियां 3000 से ज्यादा प्रजातियां, और कीड़े मकोड़ों की तो खैर गिनती ही लाखों में है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आंकड़े भी शायद पूरे नहीं हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जंगल के अनदेखे कोनों में अभी भी हजारों ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। स्रोतों में कुछ खास जीवों का जिक्र भी है जो काफी फेमस है, जैसे जगुआर, जिसे अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी कहते हैं, फिर वो विशाल एनाकोंडा सांप, और वो पिराना मछलियां जिनके नुकीले दांत होते हैं। इनके बारे में तो काफी किस्से कहानियां भी सुनी है। हाँ, ये बड़े और करिश्माई जीव हैं तो ध्यान खींचते ही हैं। जगुआर अपनी ताकत और छिपने की कला के लिए मशहूर है। एनाकोंडा पानी और जमीन दोनों जगह पाया जाता है। पिरानास के बारे में थोड़ी सनसनीखेज बातें जरूर फैली हुई हैं, लेकिन वो भी इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। पर स्रोतों से ये भी पता चलता है कि अमेज़न की खासियत सिर्फ इन बड़े नामों में नहीं है। अच्छा, और क्या है? यहाँ गुलाबी नदी डॉल्फिन जैसी अनोखी प्रजातियां हैं जो मीठे पानी में रहती हैं। रंगीन जहर वाले डार्ट फ्रॉग्स हैं जिनके चमकीले रंग शिकारियों के लिए चेतावनी होते हैं। और वो पेड़ों पर रहने वाले स्लॉथ जो अपनी धीमी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। हर जीव ने अपने आप को इस माहौल में ढालने का एक अनोखा तरीका निकाला है। ये अनुकूलन, अडेप्टेशन वाकई देखने लायक होगा। लेकिन अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का ही घर नहीं है, यहाँ इंसान भी रहते हैं, है ना? और उनका जीवन भी जंगल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्रोत बताते हैं कि जंगल के अंदरूनी हिस्सों में आज भी कुछ स्वदेशी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से या तो बहुत कम संपर्क है या बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि संवेदनशील पहलू है। अनुमान है कि ऐसी दर्जनों जनजातियां हो सकती हैं। उनका होना हमें याद दिलाता है कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यही जीने का एकमात्र तरीका नहीं है। इन समुदायों ने हजारों सालों से जंगल के साथ एक संतुलन बनाकर जीना सीखा है। हजारों साल से? जी, स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उनके पास जंगल का, पौधों के औषधीय गुणों का और सस्टेनेबल लिविंग का मतलब टिकाऊ जीवन शैली का पारंपरिक ज्ञान का एक खजाना है। और ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए भी बहुत कीमती हो सकता है। मिसाल के तौर पर कई जो मॉडर्न दवाइयां हैं, उनकी प्रेरणा अमेज़न के पौधों से मिली है, जिनका ज्ञान इन्हीं समुदायों के पास था। सही बात है। ये पारंपरिक ज्ञान तो वाकई खजाने जैसा है, लेकिन ये सब कुछ, ये हरा भरा स्वर्ग, ये अद्भुत जैव विविधता या अनोखा इंसानी जीवन और ज्ञान अब खतरे में है। स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि अमेज़न का जंगल बहुत तेजी से एक खतरनाक दर से सिकुड़ रहा है। हाँ, ये अमेज़न की कहानी का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में ही अमेज़न का लगभग 15 से 20% हिस्सा नष्ट हो चुका है। 15 से 20%? हाँ, हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल या तो काटा जा रहा है या जलाया जा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण बताया जाता है मवेशियों के लिए चारागाह बनाने के लिए जमीन साफ करना, फिर सोयाबीन जैसी फसलों की खेती का विस्तार, लकड़ी की अवैध कटाई और माइनिंग एक्टिविटीज यानी खनन। और सड़कें बनने से भी जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना आसान हो गया है, जिससे कटाई और तेज हो जाती है। और इसका असर सिर्फ पेड़ों के कटने या जमीन खाली होने तक ही नहीं रहता होगा ना? जब जंगल कटता है तो उन लाखों प्रजातियों का क्या होता है जिनका घर वही जंगल है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। वनों की कटाई मतलब डिफॉरेस्टेशन सीधे तौर पर हैबिटेट लॉस है, आवास का विनाश। अनगिनत पौधे और जीव जंतु अपना घर खो देते हैं। कई प्रजातियां, खासकर वो जो सिर्फ अमेज़न के किसी खास हिस्से में ही मिलती हैं, वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाती हैं। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। परागण करने वाले कीट कम हो जाते हैं, जिसका असर पौधों के प्रजनन पर पड़ता है। ये सिर्फ कुछ जानवरों का गायब होना नहीं है, ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का, पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ना है। और जैसा कि आपने पहले बताया था, इसका असर ग्लोबल क्लाइमेट पर भी पड़ता है। वो क्लाइमेट रेगुलेटर वाली बात, जंगल कटने से वो भूमिका कैसे प्रभावित होती है? बहुत गंभीर रूप से। जैसा हमने बात की, अमेज़न के पेड़ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं,
जब इन पेड़ों को काटा या जलाया जाता है तो उनमें जमा सारा कार्बन वापस हवा में चला जाता है। हाँ, CO2 रिलीज हो जाता है। बिल्कुल, इससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं और ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। दूसरी बात, जंगल जो है वो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के जरिए हवा में नमी छोड़ते हैं। ये नमी स्थानीय और क्षेत्रीय बारिश के पैटर्न को प्रभावित करती है। अमेज़न को अक्सर हवा की नदी या फ्लाइंग रिवर भी कहा जाता है। फ्लाइंग रिवर? अच्छा। हाँ, क्योंकि ये इतनी नमी पैदा करता है जो हवा के साथ दक्षिण अमेरिका के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है और बारिश लाती है। वनों की कटाई से ये प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे सूखे की स्थिति बन सकती है। तो अमेज़न का नुकसान सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस हो सकता है। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक तस्वीर है। वैसे स्रोत में जंगल से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी का भी जिक्र है, याकुना नाम की आत्मा के बारे में। कहते हैं कि वो जंगल की रक्षक हैं। हाँ, इस तरह की जो किंवदंतियां हैं वो अमेज़न के स्वदेशी समुदायों की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। याकुना या इसी तरह की दूसरी संरक्षक आत्माओं की कहानियां अक्सर प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और उसके संतुलन को बनाए रखने की जरूरत को दर्शाती है। स्रोत में जैसा लिखा है, ये कहानी कि अगर कोई लालच में जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो वो खो जाता है या वापस नहीं लौट पाता। हाँ, ये असल में एक मेटाफोर है, एक रूपक है। ये दिखाता है कि प्रकृति का जरूरत से ज्यादा शोषण करना आखिर में इंसान के लिए ही विनाशकारी होता है। ये जंगल के नियमों को तोड़ने के नतीजों की एक तरह की चेतावनी है। इसी से जुड़ी एक बात स्रोत में और मिलती है। जनजातियों के बुजुर्गों का एक कथन है, जो प्रकृति से प्रेम करता है जंगल उसे अपना मित्र बना लेता है, जो उसे धोखा देता है जंगल उसे अपने भीतर समा लेता है। आज के हालात देखते हुए ये बात कितनी सच लगती है। ये कथन प्रकृति और मनुष्य के बीच जो अन्योन्याश्रित संबंध है, जो इंटरडिपेंडेंस है, उसका सार है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं या उसके मालिक नहीं हैं, बल्कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। हमारी भलाई सीधे तौर पर पृथ्वी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। जब हम प्रकृति को धोखा देते हैं, यानी उसका शोषण करते हैं, उसका संतुलन बिगाड़ते हैं, तो अंत में हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रूप में हो, या बायोडायवर्सिटी के नुकसान के रूप में, या फिर संसाधनों की कमी के रूप में। जंगल का अपने भीतर समा लेना शायद इसी इकोलॉजिकल पतन का, इसी पारिस्थितिकीय गिरावट का प्रतीक है। तो इन सभी स्रोतों और इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात समझ में आ रही है वो ये है कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है जी। ये जीवन का, संतुलन का और इंसान और प्रकृति के बीच के जटिल रिश्ते का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेज़न की कहानी हमें बड़े पैमाने पर ये सिखाती है कि हमारे ग्रह का स्वास्थ्य कितना नाजुक है और हमारी गतिविधियां, हमारे काम उसे कैसे प्रभावित करते हैं। प्रकृति का सम्मान करना और उसे बचाना सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, यह हमारे अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत है। अमेज़न में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है। अगर हमने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को सुधारा नहीं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया के लिए। या एक सोचने वाली बात है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में अटक सी गई है। अगर अमेज़न का जंगल इसी रफ्तार से, इसी तरह सिकुड़ता रहा, अगर ये वनों की कटाई नहीं रुकी, तो क्या वाकई वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ियां इस हरे भरे स्वर्ग को, इस जैव विविधता के खजाने को सिर्फ तस्वीरों में या वीडियो में या पुरानी कहानियों में ही देख पाएंगी? ये ख्याल कि अमेज़न जैसा विशाल जंगल शायद भविष्य में वैसा ना रहे जैसा आज है, ये हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।